नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे डीएड, एसपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को की बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है हमारा प्रैक्टिस सेट 11 का। तो देखते हैं, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास अलग अलग माने गए हैं। तो गोपाल राय ने इस रचना को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ये आपको बताना है। परीक्षा गुरु आंसर होगा, भाग्यवती होगा, देवरानी जेठानी की कहानी, या फिर वामा शिक्षक को। तो गोपाल राय ने जो है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो और तथ्य हम देख लेते हैं इससे संबंधित। गोपाल राय जी के अनुसार तो आपने देख लिया देवरानी जेठानी की कहानी, और ये उपन्यास किसका है? तो ये देवरानी जेठानी की जो कहानी नामक विधा भी पूछी जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी नामक रचना की विधा क्या है? तो ध्यान रखना है, ये उपन्यास विधा की रचना है। 1870 इसका प्रकाशन वर्ष, और ये रचना है पंडित गौरीदत्त की। तो ये ध्यान रखना है, गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना है हिंदी का, और रचना है ये पंडित गौरीदत्त की। तो बार बार तथ्यों की रिवीजन करोगे तो ही आपको वो याद रह पाएंगे। और प्रकाशन वर्ष को भी, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को भी बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से भी आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सभी बिल्कुल आधुनिक रूप से जो परीक्षाओं में जो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन उसी प्रकार के तथ्यों को हम जो है बार बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त हो। तो देखते हैं, सरदाराम फलोरी के उपन्यास भाग्यवती जो उपन्यास है को किसने हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ? तो सही इसका आंसर होगा भाई डॉक्टर विजय शंकर मल। तो डॉक्टर विजय शंकर मल द्वारा जो है सरदाराम फिल्लोरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया, जिसका प्रकाशन है 1877। इसके अलावा श्रीनिवास दास कृत जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष 1882। इस रचना को जो है, इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वामा शिक्षक को 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा ये उपन्यास रचित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? सबसे पहले आप इसके रचनाकार को ध्यान रखना है। फांस उपन्यास जो है संजीव का उपन्यास है, रचनाकार संजीव हुए हैं, उनका उपन्यास है फांस। इसका मूल कथ्य में बताया गया है किसान आत्महत्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा और अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, ये भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किशनगढ़ की अहेरी 1981, सर्कस 1984 इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। धार भी इम्पोर्टेंट है 1990। सावधान नीचे आग है 1986। जंगल जहाँ से शुरू होता है, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है ये इनकी, काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ध्यान रखना है, जंगल जहाँ से शुरू होता है, सावधान नीचे आग है, धार, सर्कस और किशनगढ़ की अहेरी, ये सभी उपन्यास जो है संजीव के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रचनाकार संजीव। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अगर भाई आपको ये मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट भी करके अवश्य बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि मुझे भी
जब मैं क्लास बनाती हूँ मुझे भी लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहता है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो है और अधिक मोटिवेशन के साथ और अच्छे-अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने लेकर के आऊँ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन राकेश की है, कमलेश्वर की है, राजेंद्र यादव की है या महीप सिंह की है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना है, महीप सिंह इसका आंसर होगा। सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है। 1964 में आई थी ये सचेतन कहानी का आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं महीप सिंह, जबकि नई कहानी 1956 में आई थी भाई की अवधारणा के प्रवर्तक जो है कौन है? राजेंद्र यादव। किसकी नई कहानी? सॉरी भाई। नई कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसकी अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं नई कहानी के। 1956 में आई सचेतन कहानी जो है 1964 में। आगे बढ़ते हैं, महीप सिंह के अवधारणा के प्रवर्तक माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित नाटक व नाटककारों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ यहाँ पर नाटककार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके नाटक दिए गए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन सा नाटक किस रचनाकार का है। तो देखते हैं भाई, विभु कुमार का जो नाटक है उसका नाम है पाले में बंद प्रजातंत्र। ये आपको ध्यान रखना है, तो साथ साथ हम लिख लेते हैं। एक पहले का हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद असगर वजाहत का जो नाटक है वो क्या है, क्या नाम है असगर वजाहत के नाटक? दो का हो जाएगा भाई, असगर वजाहत का नाटक है इनमें इन्ना की आवाज, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी। दो का हो जाएगा डी। थ्री का नरेंद्र मोहनी और राजेश जैन। नरेंद्र मोहनी का नाटक इनमें से आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोहनी का नाटक है इनमें से अभंगा था। ध्यान रखना है, नरेंद्र मोहन का है अभंगा था। तीन का हो जाएगा हमारा ए आंसर। उसके बाद राजेश जैन का एक तो हमारा बच गया वायरस, तो ध्यान रखना है। चार का हो जाएगा हमारा सी। तो इस प्रकार से हमें मिलान करना है, ए का बी, दो का डी, साथ यहाँ पर हमने उल्टे लिख दिए। ए का तीन, जिसमें ए का तीन आंसर है, हम देख लेते हैं। दो में है ए का तीन, तो सही आंसर है हमारा ए, क्योंकि बी का एक जो है हमें देखना है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नहीं है बी का एक, इसलिए एक बार फिर से इन नाटक और नाटककार को रिवाइज कर सकते हो आप। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का नाटक है, ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार का नाटक है, और वायरस जो है राजेश जैन का नाटक है। इन्ना की आवाज जो है असगर वजाहत का नाटक है। तो नई नई रचना, नई नई जो है रचनाओं संबंधी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नासिकेतोपख्यान के रचनाकार कौन है? नासिकेतोपख्यान नामक जो रचना है वो सदल मिश्र जी की है। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न मैंने पोस्ट में भी डाला हुआ था। आई होप आपको इस प्रश्न का आंसर पता ही होगा। तो नासिकेतोपख्यान के रचनाकार सदल मिश्र है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी ग्रंथ है, तो रचनाएं हैं। ये जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में जब से संबंधित जो हमारे आधुनिक गद्य का विकास संबंधी तथ्यों को हम पढ़ते हैं उनके अंतर्गत आते हैं ये सभी जो है विद्वान हुए हैं, जो जैसे कि सदा सुखलाल सुख सागर, इसके जो है सदा सुखलाल जो लेखक हुए हैं उसकी रचना है सुख सागर। तो इनके ग्रंथ का नाम है, सदा सुखलाल के ग्रंथ का क्या नाम है? सुख सागर। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाते हैं। ये चार जो साहित्यकार हुए हमारे लेखक हुए हैं, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह का
और सदल मिश्र, इनसे संबंधित रचनाएं परीक्षाओं में अवश्य ही पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखना है। सदासुखलाल की रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है सुख सागर, और लल्लू लाल की जो रचना है उसका नाम है प्रेम सागर। ईसा अल्लाह खां की रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी, और नासिकेतोपाख्यान लिखा है किसने? सदल मिश्र जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन चारों साहित्यकारों विद्वानों की ग्रंथों का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक गद्य के विकास से संबंधित आपको इनके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तब जो है सभी तथ्यों को वहां पर मैं क्लियर करूंगी। तो देखते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्र का पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कब हुआ? हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का प्रकाशन 1869 में हुआ, 1873 में, 1868 में, 1874 में। तो ध्यान रखना है 1873 है इसका प्रकाशन वर्ष, जिसका जो है पहले नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था, बाद में बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन रख दिया गया। भारतेंदु जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो है ये पत्रिका है, इन्होंने निकाली थी 1873 में। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन 1873 में है, और इनके द्वारा प्रकाशित जो भारतेंदु जी द्वारा प्रकाशित और अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी है, जैसे कि कवि वचन सुधा 1868, बाला बोधनी 1874, जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो संस्कृत इनमें मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है प्राचीन के अंतर्गत। प्राचीन आर्य भाषा रही है संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, ये संस्कृत प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। पाली का जो समय रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है भाई, और प्राकृत का है 1 ईस्वी से लेकर के, यानी प्रथम ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, और इसका अपभ्रंश का रहा है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। काव्य के कितने प्रधान भेद हैं? 3 है, 2 है, 6 है या 4 है? काव्य के प्रधान भेद की बात करें तो आंसर होगा हमारा 2। काव्य के मुख्य रूप से 2 प्रधान भेद होते हैं, एक होता है हमारा दृश्य काव्य, दूसरा होता है श्रव्य काव्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी जो पिछले साल ही जो परीक्षा हुई थी DTTB की, TGT हिंदी की 2024 की, तो उसके अंतर्गत लगभग 4 से 5 प्रश्न प्रकाशन वर्ष से संबंधित पूछे गए थे। तो आपको आगे की परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फिर मैं आपको एक बार से फिर कहना चाहूंगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है परीक्षा के लिए आपके के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ताकि आपके लिए मैं और अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन आपके सामने लेकर के आती रहूं, और आपका जो है आपकी हेल्प होती रहे इन प्रश्नों के माध्यम से, आप परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। तो देखते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह जो है किसका है, ये आपको बताना है, हजारी प्रसाद का द्विवेदी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1948 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1848 ईस्वी है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और अन्य निबंध संग्रह रहे हैं, जैसे कि कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959,
कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोककर 1972। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आंसर है हमारा सिद्ध सामंत काल। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो किस विद्वान के अनुसार क्या नाम दिया गया है ये मैं आपको बार बार रिवाइज करवाते रहूंगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे टीचर प्लस बी की परीक्षा हो या यूपीटीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आदिकाल के नामकरण से संबंधित आदि काल का नामकरण किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, तो यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या नाम दिया है? कलाकार। तो ध्यान रखना है। अंधकार काल कहने वाले, अंधकार काल नहीं कहा भाई आदिकाल को, रीतिकाल को कहा जाता है अंधकाल, अंधकार काल। और किसने कहा रीतिकाल को? अंधकार काल त्रिलोचन ने, त्रिलोचन। और वैसे भी अंधकार काल नाम जो दिया है आदिकाल को, वो पृथ्वीराज कमल कुल श्रेष्ठ ने दिया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता। रीतिकाल का नामकरण ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अंधकार काल। तो ये ध्यान रखना है। सिद्ध सामंत काल कहने वाले आदिकाल को राहुल सांस्कृत्यायन जी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं को हम बार बार रिवाइज करेंगे भाई। देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में लगभग 80% जो प्रश्न होते हैं वे इम्पोर्टेंट तथ्यों से ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। उन्हीं तथ्यों में से घुमा फिराकर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी है भैया, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन जो है 1983 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब हुआ? 1983। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, गुप्त गोदना, राधाकांत या फिर इनमें से कोई नहीं। लज्जाराम शर्मा का जो उपन्यास है वो आदर्श हिंदू नाम का है। काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, इनका परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू 1914 में प्रकाशित हुआ। लज्जाराम शर्मा के और अन्य उपन्यास देखते हैं, जैसे कि धूर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपत्ति 1904, बिगड़े का सुधार 1907, गुप्त गोदना 1913। ये है देवकी नंदन खत्री जी का, ये ध्यान रखना है। ये सभी है लज्जाराम मेहता जी, लज्जाराम शर्मा जी के। और इसके अलावा गुप्त गोदना भी 1913 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री जी का है। देवकी नंदन खत्री अय्यारी, सॉरी भाई, इसमें और अय्यारी किस्म के उपन्यासकार रहे हैं, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार जो है कौन है? देवकी नंदन खत्री। इसके प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री। गुप्त जैसे कि चंद्रकांता, भूतनाथ और जो है सॉरी चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति आदि उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। गुप्त गोदना भी इनमें एक प्रमुख उपन्यास है इनका। राधाकांत जी का 1918 में ब्रजनंदन साय द्वारा रचित ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो कंकाल उपन्यास जो है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। 1926, 27, 28 या 29। कंकाल उपन्यास किसका है ये आपको ध्यान रखना है।
ये उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, ध्यान रखना भी। जयशंकर प्रसाद जी का है। कंकाल, तितली और ईरावती, ये तीन उपन्यास ध्यान रखने हैं जयशंकर प्रसाद के, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1929 है। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रसाद के और अन्य उपन्यास है तितली 1934 में प्रकाशित हुआ। कंकाल तो आपने देख ही लिया, 1929 में प्रकाशित हुआ। तितली 1934, ईरावती 1936 में, जो कि इनका एक अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्न कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कीर्ति नहीं है? प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी या प्रेम पुष्पावली? तो ध्यान रखना है, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, तीनों काव्य कीर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लेकिन प्रेम पुष्पावली जो रचना है ये भारतेंदु जी की नहीं है। ये किस साहित्यकार की है? तो ध्यान रखना है, प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण साहिब की है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रताप नारायण साई जी की जैसे मन की लहर, बेड़ला स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड आदि और अन्य रचनाएं भी हैं। और जो है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये भारतेंदु जी की काव्य कीर्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? सिंहल के लोग जो हैं मागधी किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को या अपभ्रंश को? ध्यान रखना है आपको, पाली को जो है सिंहल के लोग मागधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सिंहल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में कौन सा है? प्रेमचंद जी के उपन्यास है ये सभी, तो ध्यान रखना है, प्रेमचंद जी के सभी रचनाएं जो है, चाहे कहानी संबंधी रचना हो या नाटक हो या उपन्यास हो, मुंशी प्रेमचंद ने जो है, एक मिनट मिल गई, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कहानियों सभी कितनी कहानियों की रचना की है? लिखी है लगभग लगभग 300 प्लस। इसके अलावा उपन्यास लिखे हैं इन्होंने लगभग लगभग 15, और नाटक जो की रचना की है इन्होंने 3। तो ये सभी के सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास संबंधी रचनाएं हैं, तो ध्यान रखना है। इनमें से जो है सबसे पहले आएगा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। इनके प्रकाशन वर्ष को आप भी देख सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम है इनका, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। इस प्रकार से इनको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि याद रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में ही छटकर निकला, यह कथन किसका है? नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, ऐसा माना जाता है। 84 सिद्धों में से ही नाथ आए थे, 9 नाथ, तो ऐसा माना जाता है। तो ये कथन किसका है? राम कुमार वर्मा जी का, राहुल सांस्कृत्यायन जी का, शिव सिंह सेंगर जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और ये शुक्ल जी ने किस पुस्तक में कहा है, तो ये देख लेते हैं हम कहाँ पर इन्होंने इसका वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 है, के आदिकाल प्रकरण 2 में, आदिकाल का प्रकरण 2 के अंतर्गत जो है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, ऐसा कहा है। और गोरक्षक सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में निम्न है, जैसे कि
नाथ नाथों में नागार्जुन जी का नाम आता है। और इसके अलावा जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और एक है अंतिम मलियार जो ध्यान रखना है। ये है गोरक्षक। सिद्धांत संग्रह के अनुसार आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के आलवर संत किस शाखा से संबंधित है? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति या केशव शाखा से? तो दक्षिण में जो आलवर संत हुए हैं वे राम भक्ति शाखा से जो है संबंधित रहे हैं। आलवरों में एक ये षटकोप जो है सबसे पहला राम भक्ति कवि माना गया है। एक मिनट। दक्षिण के आलवर संत राम भक्ति शाखा से संबंधित है, तो ऐसा ध्यान रखना आपको। और दक्षिण में आलवर संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवर का शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आलवर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मग्न होना आलवर का शाब्दिक अर्थ है भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, अर्थात मग्न होना किसकी भक्ति में? भगवान की भक्ति में। आलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। ये जो है वैष्णव हुए थे, आलवर भाई वैष्णव भक्ति से संबंधित है। और एक हुए हैं हमारे नैनवार जो कि शैव भक्ति से संबंधित है। जिनकी संख्या कितनी है? अलवर भक्तों की संख्या 12 है, तो नैनवारों की संख्या 63 है, 63 है। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित कीर्ति में से कौन सी कीर्ति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, गीतावली या कवितावली? तो पार्वती मंगल जो है कांडों में विभाजित नहीं है। बर्वे रामायण, कवितावली, गीतावली में 7-7 कांड है, लेकिन पार्वती मंगल जो है कांडों में विभाजित नहीं है। यह एक प्रबंध काव्य है, ध्यान रखना है, प्रबंध काव्य है। ये अवधी भाषा में रचित है। जो तुलसीदास जी की जितनी रचनाएं हैं कुछ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की है, कुछ रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में की है। मैंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा को की रचनाओं को याद करने की आपको ट्रिक भी बता रखी है। जिस रचना में बाद में वली शब्द आता है तो वे रचनाएं हमारी लगभग लगभग सभी जो है ब्रज भाषा में है। और जो वैसे शुरू होती है जैसे कि विनय पत्रिका और वली वाली जितनी रचनाएं है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है। और अन्य रचनाएं जैसे कि रामचरितमानस, रामलला नछू, ये सभी रचनाएं इनकी अवधी भाषा में है। इसमें जो है शिव पार्वती विवाह का वर्णन हुआ है। इसका आधार कालिदास कृत जो है पार्वती मंगल की बात कर रहे हैं हम। कालिदास कृत एक रचना है कुमार संभव पर आधारित है। और रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है, ये आपको ध्यान रखना है। बर्वे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। और जितनी रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस के सहित सभी रचनाएं लगभग लगभग 7 कांडों में ही विभाजित की गई हैं। पार्वती मंगल को छोड़ करके पार्वती मंगल को कांडों में विभाजित नहीं किया। यह ग्रंथ रहीम के बर्वे नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली यह भी 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जो गीतावली रचना है वे राम गीतावली नाम से भी प्रसिद्ध है और पदावली रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कवितावली रचना। इसमें राम कथा 7 कांडों में विभाजित है। जैसे कि मैंने आपको बताया सभी रचनाओं को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। हनुमान बाहुक इसी का अंश माना जाता है। उसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न भाई को 20 प्रश्नों को ही आज की क्लास में करेंगे और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखते हैं श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो श्री रामानुजाचार्य जी की जो भक्ति है दास्य भाव की है, साख्य भाव की है, दाम्पत्य भाव की है, इनमें से कोई नहीं। तो श्री रामानुजाचार्य जो है
राम भक्त हुए हैं। इनकी भक्ति जो है तुलसीदास जी की भांति दास्य भाव की है। तुलसीदास ने भी इन्हीं का अनुकरण किया है भाई। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और दास्य भाव की इनकी भक्ति है, तो ध्यान रखना है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन की करके जो है विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की है। इसका खंडन किया है अद्वैतवाद का। और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे शंकराचार्य जी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद के अंतर्गत। और रामानुजाचार्य को शेषनाग या फिर जो है लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। तो ऐसा परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस आचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना है रामानुजाचार्य जी को। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी प्रश्न हैं हम परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब निरंतरता के साथ हम क्लास लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच बीच में काफी समय हो जाता है हमारी क्लास को। तो अब मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB की परीक्षाएं अभी पास में ही है, तो निरंतरता के साथ जो है हम क्लास को लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जितने संभव होगा उतने अधिक प्रश्नों की रिवीजन में आपको संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्नों की रिवीजन कराने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको परीक्षा में इन प्रश्नों से काफी मदद मिल सके, चाहे हिंदी साहित्य के प्रश्न हो या फिर व्याकरण के संबंधी प्रश्न हो या फिर भाषा विज्ञान के प्रश्न हो या फिर आपको काव्य शास्त्र के प्रश्न देखने को मिले। संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। एक बार फिर अंत में फिर से कहना चाहूंगी भाई, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करते हुए चले और साथ में कमेंट भी अवश्य करें, ताकि नेक्स्ट क्लास बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।